ये टेबल मैंने पहले भी बताई थी जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसमें भी ये टेबल बताई गई थी, है ना। तो इसमें संपूर्ण विश्व में कितना विकास हुआ है, अमेरिका में कितना विकास हुआ है इन 3 वर्षों में, 2023, 2024, 2025, चाइना, विकसित राष्ट्र और भारत, ये 5 अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनके संबंध में विकास की दरें बताई गई है ना। 3 सालों में कितना विकास हुआ है। तो इन सभी देशों के विकास को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत जो है विश्व की सबसे ज्यादा विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 वर्षों से, ठीक है। तो ये पहले हमने पढ़ लिया है इसको, IMF के अनुमान है ये, हालांकि ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये 3 से 4 महीने में जो है अनुमान आते हैं। IMF, विश्व बैंक और ADB, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक, इनके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में कितना विकास हुआ है उसका अनुमान जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो ये IMF के अनुमान है। संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें विकास कितना रहा है, विकास दर, तो 2023 में 3.3%, 24 में 3.2% और 25 में 3.3%। विकसित राष्ट्र के हिसाब से देखें तो 1.7, 1.7, 1.8 2023, 24, 25 में विकास दर का परसेंटेज है। ये सारे क्या हैं, प्रतिशत में है। ये आंकड़े क्या, ये हैं प्रतिशत में, ठीक है। अमेरिका की विकास दर अगर देखें तो 2.5, 2.6 और 1.9%। चाइना की देखें तो 5.2, 5.0 और 0.5%। और इसमें इन सभी में भारत की जो विकास दर है वो ज्यादा रही है, ये 8.2, 7.0 और 6.5, ये अनुमान है। ये तो 8.2 तो 2023-24 की मैंने बताई है आप लोगों को, कल ही मैंने बताया था। 2023-24 में भारत की जो विकास दर रही है वो 8.2%, ये वास्तविक अनुमान इसको बताया जाता है। 2024-25 में 7.0% ये आकलन IMF का है। और आर्थिक समीक्षा के हिसाब से हम देखें तो ये 6.4% जो मैंने कल बताया था। ये है 25-26 का अनुमान 6.5%, और आर्थिक समीक्षा में ये अनुमान जो लगाया गया है वो है 6.3 से 6.8%, है ना। तो ये कल मैंने बताया हुआ है। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। ये विशेषता में भी हमने लिखा है और यहां पर भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसको फिर ग्राफ के जरिए भी बताया है, वही चीज जो है ग्राफ के माध्यम से बताई है। संपूर्ण विश्व, अमेरिका, चीन और भारत, इनके अलग अलग ईयर्स में ग्राफ बताए गए हैं। 2022, 23, 24, 25 का अलग से बना है ग्राफ। 2022, 23, 24 के हैं ये संपूर्ण विश्व की विकास दरें हैं। 2022, 23, 24 की अमेरिका की विकास दरें यहाँ पर बताई गई हैं। ये हैं संपूर्ण विश्व की, फिर ये है अमेरिका की, और फिर ये चीन की हैं 22, 23, 24, और फिर भारत की हैं 22, 23, 24, है ना। तो इस तरीके से वही जो टेबल में आंकड़े बताए गए हैं उन्हीं आंकड़ों का ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद फिर ये है 2025 के जो आंकड़े, उनको जो है ग्राफ में दर्शाया अलग से। 2025-26 है ये। 2025-26 में 3.3% संपूर्ण विश्व है, अमेरिका 1.9% है, चाइना 4.5% है, और भारत की विकास दर जो अनुमान लगाया गया वो 6.5%
2025 का मतलब 2025-26, 2023 का मतलब 2023-24, 2024 का मतलब 2024-25 है। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक इस तरह की ही जो है ईयर्स बताते हैं। हम लोग उसको यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं, 2022-23, 23-24, 24-25, 25 ऐसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 2025 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 2025-26। तो आर्थिक समीक्षा में 2023-24, 2024-25, 2025-26 की विकास दरों के अनुमान लगाए गए हैं। तो वो मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ है कि 2023-24 के जो अनुमान है विकास दर के, वो तो वास्तविक अनुमान वो है 8.2%। 24-25 और 25-26 के अनुमान है ये, है ना। तो ये जो है 2023-24 के तो हो गए 8.2%, 2024-25 के 6.4% और 2025-26 का कितना है 6.3 से 6.8%। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये है IMF के अनुमान के संबंध में। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, निरंतर अंतरिक्ष की ओर जो है आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, भारत बढ़ रहा है। तो क्या क्या प्रगति अभी कुछ पिछले दिनों में हुई है, भारत ने क्या प्रगति की है अंतरिक्ष की दिशा में, तो वो यहाँ पर मैंने खास चीजें बताई। वैसे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ये बड़ी जो प्रोग्रेस है उसका मेंशन यहाँ पर किया गया है। मंगल मिशन है, गगनयान मिशन, 2 मानव रहित, 1 मानव युक्त मिशन भेजा गया है। चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकेंड है, चंद्रयान थर्ड। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है। सूर्य मिशन आदित्य L1 ये जो है लॉन्च किया गया है। भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ये 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, अभी नहीं है, तो 2030 में जो है ऐसा अनुमान है, ऐसा लक्ष्य है कि 2030 तक जो भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम की खास पॉइंट मैंने बताए हैं। इसके बाद गरीबी में कमी देखी जा रही है ना। विगत कुछ वर्षों से भारत में गरीबी कम हो रही है, ठीक है। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जैसे मैंने बताया कि नीति आयोग द्वारा जो गरीबी संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है उसको बोलते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI शॉर्ट में इसको कहा जाता है। तो इसमें जो अनुमान गरीबी के बताए गए हैं, गरीबी के आंकड़े जो बताए गए हैं, उसमें 2022-23 में 11.28% ये हो गई है। इसके पहले 2019-20 का डेटा जो था उसमें 14.96%, 2015-16 का जो डेटा था उसमें 24.86% गरीबी थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2015-16, 2019-20, 2022-23 इसमें लगातार जो है कमी देखी जा रही गरीबी के संबंध में। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, और ये भी आपने विशेषताओं में पढ़ा है ना। ये डेटा भी हम विशेषताओं में पढ़ते हैं और वहां पर ग्राफ बना सकते हैं। बाकी गरीबी का अलग से टॉपिक हमें पढ़ना है, तो वहां पर इसका पूरा डिटेल में आप लोगों को बताना, ठीक है। तो ये हो गया गरीबी के संबंध में। इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें मैंने पुराना डेटा बताया था, इसको यहाँ पर अपडेट मैंने कर दिया है। 1950-51 में ये प्रति व्यक्ति आय 258 रुपए, सर उसमें राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय था उसमें थोड़ा सा, हाँ उसमें राष्ट्रीय आय वाला पॉइंट था, वो प्रति व्यक्ति आय उसको करना है। 2022-23 में 1.84 लाख रुपए, ये पुराना डेटा है। अभी जो नया अनुमान लगाया गया है, अग्रिम अनुमान, ये है 2024-25 का 2,01,62 रुपए, ये अग्रिम अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की जो नई आर्थिक समीक्षा आई है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय का जो अग्रिम अनुमान लगाया गया है वो है 2,01,62 रुपए। ये क्या है, ये एक्चुअली ये जो आंकड़े हैं ये
प्रचलित मूल्यों के आधार पर, प्रचलित मूल्यों के आधार पर, है ना। ये तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों डेटा मैंने लिख दिए हैं। ये एक्चुअली वास्तविक अनुमान है और ये अग्रिम अनुमान, इसको हम कहेंगे वास्तविक अनुमान। तीन तरह के अनुमान होते हैं, एक होते हैं अग्रिम अनुमान, एक होते हैं संशोधित अनुमान, एक होते हैं वास्तविक अनुमान। अग्रिम अनुमान पर जो पहले अनुमान लगाए गए, बाद में क्या होता है कि उन अनुमानों में कभी कभी संशोधन कर दिया जाता है, तो हो जाते हैं संशोधित अनुमान। जब वो वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फिर वास्तविक हो जाता है ना। तो इस तरह से अभी यह अग्रिम अनुमान है, इसमें अगर कुछ भी संशोधन कर दिया जाता है तो संशोधित अनुमान हो जाएगा। जब ये वित्त वर्ष कौन सा 2024-25 का वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तब जो है वो वास्तविक अनुमान हो जाएंगे, वास्तविक अनुमान बताए जाएंगे, है ना। 31 मार्च 2025 को ये कंप्लीट हो गया है ना। नहीं, अभी होना है, सॉरी, अभी तो मार्च चल ही रहा है, होगा अभी, है ना। तो 31 मार्च 2025 को ये वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो डेटा आएंगे वो कहलाएंगे वास्तविक अनुमान, ठीक है। तो ये प्रतिव्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हैं 258 था, ये प्रतिव्यक्ति आय, इसके बाद फिर 1.84 हो गई, अभी 2 लाख से ऊपर प्रतिव्यक्ति आय हो चुकी है। ये प्रचलित मूल्य, चालू मूल्य के आधार पर डेटा यहाँ पर बताए गए हैं। कृषि पर निर्भरता में कमी, मैंने आप लोगों को विशिष्टताओं के अंतर्गत बताया था कि कृषि पर बहुत ज्यादा जो निर्भरता है वो अविकसित और विकासशील देशों का सूचक माना जाता है, विकास का सूचक नहीं। विकसित देशों में कृषि पर निर्भरता कम है, तो हमारे यहाँ कृषि पर निर्भरता कम हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है विकास का सूचक माना जाता है। हम विकास की ओर अग्रसर है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो 1950-51 में कृषि पर निर्भरता ज्यादा थी, 70%। 70% मतलब क्या है, ये कुल श्रम शक्ति का है, कुल श्रम शक्ति का 70% जो लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे, यानी कृषि कार्यों से अपनी आजीविका ग्रहण करते है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रम शक्ति का मतलब वह जनसंख्या होती है जो काम करने योग्य है, काम कर सकती है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। श्रम शक्ति या श्रम बल भी बोलते हैं, लेबर फोर्स। इसमें 15 वर्ष से 64 वर्ष आयु के लोग सम्मिलित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं श्रम बल या श्रम शक्ति। एक टर्म आता है कार बल, कार बल कल मैंने दोनों का बताया था, श्रम बल या श्रम शक्ति। दूसरा होता है कार बल। तो श्रम शक्ति में ऐसे लोग सम्मिलित हैं जो काम कर सकते हैं, काम करने योग्य हैं। इसमें 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। कार्यबल के अंतर्गत ऐसे लोग सम्मिलित हैं जो काम कर रहे हैं, कार्यों में संलग्न है, रोजगार संपन्न है, जिनको रोजगार मिला हुआ है, तो उनको कहते हैं कार्यबल, वर्क फोर्स इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो निर्धनता की हम बात कर रहे हैं, ये निर्धनता किसका आधार पर है, ये टोटल श्रम शक्ति का होता है। रोजगारी के आंकड़े भी ऐसे निकाले जाते हैं, है ना। तो 1950-51 में 70% था ये आंकड़ा, 2019-20 में घट के हो गया 41.49%, 2023-24 में ये डेटा हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो बढ़ा हुआ दिख रहा है 42.30%, ठीक है। तो ये निर्भरता में कमी हुई है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो उद्यम है वो कृषि है ना। मतलब तीनों क्षेत्र की हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी कृषि, उद्योग, सेवा, है ना। मेन 3 क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, सेवा।
तो तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है, उद्यम है, वो कृषि है। इसके बाद सेवा आता है, फिर इसके बाद उद्योग आता है। ठीक है, और कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति लगातार भारत में हो रही है, देखी जा रही है ना। इसके बाद फिनटेक इकोनॉमी में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड यूके है। फिनटेक इकोनॉमी का मतलब होता है फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज, है ना। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, उसको कहते हैं फिनटेक। जैसे अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये भी एक फिनटेक का ही तरीका है ना। फाइनेंशियल जो सेक्टर है, वित्तीय सेवाएं जो है, उनमें तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, इस तरह की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं फिनटेक इकोनॉमी। ठीक है, तो फिनटेक इकोनॉमी में सबसे ऊपर है यूएसए, फिर सेकंड यूके का नाम आता है, और थर्ड नंबर पर इंडिया आता है। मनोरंजन उद्योग में राजस्व का हिस्सा 7 से 9% है ना। मनोरंजन उद्योग में जो मनोरंजन उद्योग से जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है अर्थव्यवस्था को, वो 7 से 8% प्राप्ति हो रही है टोटल इनकम का। ओटीटी, ओवर दी टॉप, अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ओटीटी, ओवर दी टॉप, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। बहुत सारी मूवी वगैरह है आजकल ओटीटी में लोग देख सकते हैं, है ना। ओटीटी में देखते हैं। ओटीटी में देखने से क्या होता है कि समय बच जाता है, उसमें ऐड वगैरह नहीं आते हैं, है ना। पूरी मूवी जो है एक उसमें देख सकते हैं। उसी को अगर आप किसी टीवी वगैरह में देखेंगे तो बीच में बहुत सारे ऐड आते हैं। मतलब मूवी मान लीजिए 3 घंटे की है तो उसमें 4 घंटे आपको लगेंगे, 4 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है ओटीटी में ऐड वगैरह नहीं आते हैं, तो इससे लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तो इसका जो हिस्सा है से टोटल आय का 7 से 9% जो है राजस्व हमें मनोरंजन उद्योग से आज मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। गिग इकोनॉमी मैंने बीच में जिक्र किया था। गिग इकोनॉमी के बढ़ते दायरे से लगभग 56% रोजगार तय किया गया है, मतलब रोजगार डिसाइड हुआ है। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी है जिसमें लोग, ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको उसमें स्थायित्व नहीं रहता है। मतलब ना तो उनको कोई बॉन्ड भरना पड़ता है, कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे जो कैब है, ओला है ना, और जोमेटो वगैरह है, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, इनमें जो लोग, इनमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। और इस तरह की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, इसको गिग इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो इससे रोजगार आजकल ज्यादा मिल रहा है। ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कार्बन दोनों का सृजन, इसमें एक्चुअली ये कार्बन यानी वर्कफोर्स होते हैं, इस तरह के वर्कफोर्स होते हैं जो इकोनॉमी को जो है हेल्प करते हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों है ना। इसमें स्थायी अस्थायी दोनों वर्कर्स आते हैं ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर में, जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व का 4था स्थान है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार जो है चाइना का है, और इस मामले में इंडिया का 4था स्थान। और ये जो है इसका डेटा लिखा हुआ है 3 जनवरी 2025 तक भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार पाया गया है वो 634.7 अरब डॉलर। ये एक्चुअली कम हुआ है, बीच में जो है लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन ये धीरे धीरे जो है कम होने लगा। मतलब पीक 7 अरब डॉलर तक हुआ, फिर डाउन हो गया, है ना। ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 के हिसाब से ये अनुमान लगाया गया है विदेशी मुद्रा भंडार। सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह है एक्चुअली, के मामले में भारत का 8वां स्थान है। इसके पहले 7वां था, 5वां भी रहा है ना।
लेकिन अभी 8वां स्थान है। अंकटाड एक संगठन है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, सहायक संगठन है अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि किस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। दो तरह से इसको आकलित किया जाता है, एक होता है अंतर प्रवाह इनफ्लो और एक होता है बहिर्प्रवाह, है ना, आउटफ्लो। मतलब देश के अंदर कितना एफडीआई हुआ और उस देश से बाहर कितना एफडीआई गया। तो दो तरीके से एफडीआई का आकलन होता है, अंतर प्रवाह, बहिर्प्रवाह, ठीक है। और इस मामले में मतलब अंतर प्रवाह के मामले यानी भारत में कितना एफडीआई हुआ है, तो उसका आकलन जो है इसमें किया गया है। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023-24 में एफडीआई अंतर प्रवाह है, ये अंतर प्रवाह प्रवाह है, इनफ्लो कहा जाता है इंग्लिश में, इनफ्लो जी लिखा है देखिए। कुल रहा है 70.995 अरब डॉलर रहा है, ये अंकटाड की रिपोर्ट ऐसा कहती है। तो इस आधार पर जो है 8वां स्थान है। फर्स्ट इसमें अमेरिका का नॉर्मली रहा है, अमेरिका है, चाइना है, ये जो है फर्स्ट सेकेंड रहते हैं ज्यादातर, है ना। तो इंडिया का इस मामले में 8वां स्थान है। इसके बाद विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का जो स्थान रहा है वो 38वां, है ना। टोटल देश जो है 139 और इसमें जो है भारत का 38वां स्थान रहा है। लॉजिस्टिक विश्व बैंक की रिपोर्ट है, ये विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 38वां रहा है और कुल देश इसमें 139। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जहां पर सभी तरह की फैसिलिटी हो, ऐसा क्षेत्र जो है जहां पर सभी तरह की फैसिलिटी होती है, तो उन क्षेत्रों में उद्योग ज्यादा स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जारी हुई है। विकसित भारत के तत्व, विकसित भारत के 4 तत्व मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, ये आपको डेफिनेशन में भी मैंने बताए हुए हैं। जब हम विकसित भारत @2047 का अर्थ पढ़ते हैं तो वहां पर इनका उल्लेख करना पड़ता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत मतलब इन क्षेत्रों में विकास अगर होता है प्रॉपर तरीके से तो हम 2047 तक विकसित भारत हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। तो ये 4 क्षेत्र हैं। तो ये जो है विकसित भारत के तत्व हैं या आधार स्तंभ भी इनको कह सकते हैं हम, आधार स्तंभ, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में पूछ सकता है। 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो इनके नाम ही लिखना है, नाम ही काफी है। अगर आपको 7 मार्क्स में पूछता है तो इनके नाम लिख करके इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देंगे, है ना, बस। तो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, पहले सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति आता है, फिर आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। इनको मैंने उस समय भी डिटेल बताया था इनका कि किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करना है। आर्थिक विकास का मतलब होता है जीडीपी में वृद्धि। आर्थिक विकास का मतलब यहां पर क्या है, जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि कैसे होगी, जब तीनों क्षेत्रों का विकास हो, क्योंकि जीडीपी में तीनों क्षेत्र योगदान दे रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र,
तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी उसमें कृषि है मेन, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा। तो कृषि, उद्योग, सेवा तीनों क्षेत्रों का अगर विकास प्रॉपर तरीके से किया जाता है, होता है, तो हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था कि अभी जो विकास दर रही है वो 8.2% रही, 2023-24 में विकास दर 8.2% रही है। अगर इसी दर से विकास आगे चलता रहा तो हम हो जाएंगे विकसित, है ना। अभी तो खैर कम का अनुमान है, आगे तो कम हो गई, 8.2 से सीधे 6.4% का अनुमान लगाया गया है। मैंने अभी बताया 2024-25 का अनुमान, 2025-26 में तो 6.3 से 6.8% का अनुमान है। नीति आयोग का कहना है कि 9% की विकास दर होना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, विकसित राष्ट्र बनना है। विश्व बैंक ने, मैंने बताया कल भी 2-3 बार मैंने उसको बताया है कि विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है भारत के लिए वो कितना लगाया है, 7.8% का अनुमान लगाया है। तो ये यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये चीजें लिखना है, अभी कितनी रही, वर्तमान में कितनी रही और कितनी होना चाहिए। इस तरह का आपको आकलन यहां पर अनुमान बताना है, डेटा बताना है ना। यहां पर ये लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ख्याल से एक्सप्लेन नहीं होगा शायद, हाँ एक्सप्लेन इसमें नहीं है, तो मैं ऐसे ओरली बता देता हूं कि इसमें क्या लिखेंगे। डिटेल करना पड़ेगा ना, जिसे आपको 7 मार्क्स में आ गया तो इसका डिटेल करना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास का मतलब बताना पड़ेगा कि आर्थिक विकास से मतलब क्या है। आर्थिक विकास से मतलब है देश की जीडीपी में विकास, जीडीपी में वृद्धि, है ना। आर्थिक विकास का मतलब है देश की जीडीपी में वृद्धि होना। जीडीपी में वृद्धि कैसे होगी, जब जीडीपी में योगदान देने वाले तीनों क्षेत्रों का विकास होगा। 3 क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा। जब तीनों क्षेत्रों का विकास उचित तरीके से होगा, समुचित तरीके से होगा, संतुलित तरीके से होगा, तो जीडीपी में वृद्धि होगी और इससे देश का आर्थिक विकास संभव होगा। ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको ये बताना है कि कितनी जीडीपी में वृद्धि हुई है, यानी विकास दर कितनी रही है और कितनी आगे होना चाहिए, कितना अनुमान लगाया गया है इसके लिए होने का ना। तो 2023-24 का लिख देंगे कि 2023-24 में 8.2% रही है, ठीक है। और नीति आयोग ने आगामी वर्षों में 9% का अनुमान लगाया है विकास दर का। विश्व बैंक ने जो है रिपोर्ट जो जारी की है अभी हाल ही में, उसने जो है एक औसत 7.8% का विकास दर का अनुमान लगाया है, तभी जो है हम आगे विकसित हो जाएंगे। बस इतना लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये आर्थिक विकास के संबंध में हो गया। सामाजिक प्रगति का मतलब होता है कि समाज का विकास, है ना। यहां पर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे थे, यहां पर हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, है ना। इसमें क्या आएगा, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, सुविधाओं का विकास, का विकास, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, है ना। तो ये है इस तरह से सामाजिक प्रगति, यानी समाज में किसी तरह की कोई कुरीति ना होना, अंधविश्वास नहीं होना। तो इससे क्या है कि सामाजिक प्रगति होगी, समाज हमारा समृद्ध होगा। जब समाज समृद्ध होता है तो फिर आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास भी संभव होता है। इसके बाद आता है पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्गत क्या आएगा, ग्रीन इकोनॉमी,
हरित हाइड्रोजन, जीरो कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन, सॉरी ये मतलब इसी को हम, कॉन्सेप्ट इसका है सतत विकास, इसी को हम कहते हैं सतत विकास। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। यानी पर्यावरणीय जो संसाधन है, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है, उनका समुचित तरीके से दोहन करते हुए विकास को बढ़ावा दें। यानी इस तरह से उनका दोहन किया जाए जिससे उनको नुकसान नहीं हो और वो संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी रह सके, बचे रह सके, आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। इस तरह का अगर विकास होता है तो उसको कहते हैं सतत विकास, या इसको धारणीय विकास भी बोला जाता है। सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है हिंदी में, सतत विकास, धारणीय विकास, पोषणीय विकास। इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। आपके इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। नॉर्मली प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास लक्ष्य खैर आई आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इकोनॉमी के सिलेबस में सतत विकास लक्ष्य दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG दिया हुआ है। ठीक है, तो आइवा समझ में, अगर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही ढंग से दोहन किया जाता है, समुचित तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से दोहन किया जाता है, जिससे ये संसाधन, इन संसाधनों का नुकसान नहीं हो, ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी रह सके, आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके, जिससे विकास की प्रक्रिया हमेशा जारी रह सके। उसको हम कह देते हैं सतत विकास। हमेशा जारी कैसे रहेगी? क्योंकि जो संसाधन है उनका आने वाली पीढ़ी भी यूज करेगी। अगर हमने हमारे पास जो संसाधन है हमने उनका पूरी तरीके से दोहन कर लिया, छोड़ा ही नहीं, है ना, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो बेचारी पीढ़ी क्या करेगी, फिर विकास कैसे होगा, है ना। तो आज सतत विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो उनको लगाना जरूरी है। पेड़ों की कटाई की जा रही है, विकास के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। जैसे अब कोई मॉल बनाना है, सड़कों का निर्माण करना है ना, ओवरब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो पेड़ों की कटाई की जाती है। लेकिन जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ लगाए जाने चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है अगर विकास कार्य हम संपादित करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है विकास निरंतर जारी रहेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा। यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं सतत विकास। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है हरित लेखांकन करके एक कॉन्सेप्ट है। हम GDP के वहां पर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के टॉपिक में पढ़ेंगे हरित लेखांकन। ये क्वेश्चन भी आया है एक बार, हरित लेखांकन क्या है, ये दो लाइन में पूछा गया 3 नंबर में पहले। तो हरित लेखांकन का मतलब ये होता है कि जो भी राष्ट्रीय आय या GDP में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि से पर्यावरण पर कितना नुकसान हुआ है, इसका जब आकलन करके और उसको जब हम अपनी GDP या राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में माइनस कर देते हैं तो वो एक्चुअल में हमारे पास GDP या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय निकल के आता है। तो वही हरित लेखांकन, क्योंकि हम विकास तो कर रहे हैं
लेकिन उस विकास से प्राकृतिक संसाधनों की कुर्बानी भी देना पड़ रही है, उनका नुकसान भी होता है ना। कोई भी कंपनी फैक्ट्री चल रही है, धुआं निकल रहा है, तो उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री से उत्पादन कार्य हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। तो पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ, एक साल में जो राष्ट्रीय आय बढ़ी उसमें कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ, इसका आकलन करके अगर हम उसको माइनस कर दें उस राष्ट्रीय आय में से, तो हमें एक्चुअल राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। इसको कहेंगे हरित राष्ट्रीय आय, है ना। और इसी पद्धति को इसको हरित लेखांकन कहा जाता है, ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल बताया था पिछली क्लास में। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, यानी ऐसा शासन जो जनता के हितों का ध्यान रखते हुए पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के प्रजातांत्रिक मूल्यों की अभिरक्षा करते हुए व्यवस्था को संचालित करता है या शासन का संचालन करता है। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी शासन व्यवस्था को सुशासन या गुड गवर्नेंस कहा जाता है ना। इसमें जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाती है, इसमें पक्षपात, भाई भतीजावाद नहीं होता है, जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है, जनता का शोषण नहीं होता है और पारदर्शिता पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता है। इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, सुशासन के अंतर्गत मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, है ना, यह है सुशासन। और इसी को स्मार्ट शासन भी हम बोलते हैं, है ना। इसके बारे में काफी डिटेल मैंने बताया था, स्मार्ट शासन क्यों बोलते हैं, ऐसे SMART, उसका डिटेल भी बताया था। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया था, या वापस से रिपीट किया है मैंने ये। तो ये है विकसित भारत के तत्व। अगर जैसा मैंने बताया है कि अगर इसके केवल 2 मार्क्स में आते हैं तो नाम लिखना है, 7 मार्क्स में आते हैं तो उसका डिटेल इस तरह से कर लेना। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, भारत विकसित हो जाएगा, तो उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। विजन भारत @2047 के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कारगर सिद्ध होगा। मतलब विजन भारत @2047 के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करके ही हम विकसित बन सकते हैं। तो विकसित अगर हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नीति आयोग ने जो दृष्टिकोण जारी किया था, जो विजन जारी किया था, तो उस विजन के सभी लक्ष्यों को हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही है। अगर हम 2047 में विकसित हो गए तो इसका मतलब यही हुआ कि विजन इंडिया @2047 के जो नीति आयोग ने लक्ष्य डिसाइड किए थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने से क्षेत्रीय चुनौतियों का जो समाधान है पूरी तरीके से हो पाएगा। यानी हम क्षेत्रीय चुनौतियां मतलब पड़ोसियों के साथ जो संबंध है, तनावपूर्ण संबंध, जैसे बांग्लादेश में प्रॉब्लम चलती रहती है, चल रही है अभी, पाकिस्तान में प्रॉब्लम, अभी कुछ समय पहले, अभी 1-2 दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक कर ली गई है ना। बलूची जो लोग हैं उन्होंने बंधक बना लिया है लोगों को, और बलूचिस्तान एक अपना अलग राष्ट्र बनाना चाह रहा है। तो इस तरीके से जो वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। उधर फिर अफगानिस्तान है, चाइना से तो चुनौती मिलती रहती है ना। तो हम अगर पावरफुल हो गए, विकसित हो गए, तो ये जो चुनौतियां हैं ये अपने आप मतलब खत्म हो जाएंगी, है ना। उनका समाधान अपने आप ही हो जाएगा इन समस्याओं, है ना। क्योंकि एक प्रभाव रहता है, जो देश है उन पर प्रभाव रहता है कि भाई ये विकसित राष्ट्र हो गया है, समृद्ध हो गया है, पावरफुल राष्ट्र हो गया है ना। तो उसके ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखता है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका
पावरफुल राष्ट्र है, सुपर पावर, तो उसके अगेंस्ट कोई करने से पहले जो है 10 बार सोचेगा, यार मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सुपर पावर हो जाने से ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी चुनौतियां अपने आप ही खत्म हो जाती, क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि यार भारत एक सुपर पावर है, भारत एक पावरफुल देश हो गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो अब इस पर अटैक नहीं करना है। जैसे अब पहले चाइना ने अटैक किया, पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और भी चीजें होती रहती हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, है ना। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, पड़ोसी राष्ट्रों से जो हमें चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हम आराम से कर लेंगे, हमें बहुत ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, बड़े स्तर पर कुशल मानव संसाधन को तैयार करने में सक्षम होगा भारत। कुशल मानव संसाधन मतलब ऐसी जनसंख्या जो स्किल्ड हो, है ना, जो दक्ष हो, अच्छी तरीके से अपने काम करने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं कुशल मानव संसाधन, है ना। तकनीकी रूप से जो है कुशल हो, आर्थिक रूप से कुशल हो, सामाजिक रूप से समृद्ध हो, है ना, जो अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम दे सके, उसको कहते हैं कुशल मानव संसाधन। तो कुशल मानव संसाधन तैयार हो सकेगा हमारे देश में, आयात हतोत्साहित होगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी को हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाए। भुगतान संतुलन जो ज्यादातर प्रतिकूल रहा है वो अनुकूल हो जाएगा, भुगतान संतुलन अनुकूल होगा। है ना, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, जब विदेशी व्यापार पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होगा सेकेंड यूनिट में। भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा, इन दोनों में कमी आएगी भुगतान संतुलन का अनुकूल होने से। चालू इसी से जुड़ा हुआ है खाता घाटा कम हो, है ना। ये सब व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम वहां पर पढ़ेंगे इसको डिटेल में। चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन क्या होता है, आयात कैसे हतोत्साहित होते हैं, निर्यात कैसे प्रोत्साहित होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें। आयात हतोत्साहित मतलब आयात कम होना, निर्यात प्रोत्साहित मतलब निर्यात को बढ़ावा देना। तो आयात कम होगा, निर्यात ज्यादा होगा, तो जो भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल बना हुआ है लंबे समय से, वो अनुकूल हो जाएगा, यानी हमें ज्यादा भुगतान होने लगे, क्योंकि बाहर से वस्तुएं जो आती हैं, अभी तो वही चल रहा है, जैसे कल भी मैंने डेटा बताया, आयात निर्यात के आंकड़े बताए, तो निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा हो रहा है। तो आयात ज्यादा हो रहा है यानी हम विदेशों में ज्यादा भुगतान कर रहे हैं पैसे का, क्योंकि जो वस्तु अमेरिका से आ रही है, अब वो वस्तु हम खरीदेंगे तो उसका भुगतान हम किसको कर रहे हैं, अमेरिका को कर रहे हैं। तो हमारा जो पैसा है विदेशों में जा रहा है, हमारे यहां से निर्यात कम हो रहा है, यानी हमें उतना भुगतान नहीं हो रहा जितना हम भुगतान विदेशों में कर रहे हैं। तो इससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहता है। अगर निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहेगा। इसका उल्टा, यानी आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, तो भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाएगा। आयात निर्यात के साथ साथ और भी चीजें आती हैं, इसमें ब्याज है, पर्यटन है, सेवाओं का आदान प्रदान है, ये भी इसमें सम्मिलित किया जाता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत, वो हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसके बाद गरीबी दूर होने के साथ साथ सभी को रोजगार प्राप्त होने का सपना साकार संभव होगा, यानी गरीबी जो है दूर हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि यूएनडीपी ने 2030 तक का अनुमान लगाया है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने बोला है कि 2030 तक जो है विश्व में गरीबी दूर हो जाएगी, मतलब गरीबी रहित विश्व हो जाएगा 2030 तक, ऐसा है ना। और हम तो अभी 2047 की बात कर रहे हैं। जब यूएनडीपी कह रहा है कि 2030 में गरीबी दूर हो जाएगी, तो 2047 तक दूर हो ही जाएगी, है ना।
सोचने में क्या जाता है ना? सोचने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, सोचो अब होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है ना? सोचना तो अच्छा चाहिए ठीक है। तो ऐसा कहना है कि भाई जब गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर कैसे होगी? लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो सभी को रोजगार मिल जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी, है ना? 2047 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। समावेशी विकास को, समावेशी विकास में वृद्धि होगी। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाता है इसको, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी का विकास, सभी व्यक्तियों, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का पूरी तरीके से विकास होना, उसको कहते हैं समावेशी विकास, है ना? सभी का सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, ठीक है, उसको कहते हैं समावेशी विकास। को बढ़ावा मिलेगा, उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति हो सकेगी, तकनीकी विस्तार, नवाचार को बढ़ावा, कौशल निर्णय क्षमता विकसित हो सकेगी। टेक्निकल क्षेत्र में यानी एआई का बहुत ज्यादा भी प्रयोग चल रहा है, तो तकनीकी क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, चालू खाता घाटा कम हो जाएगा अभी, जैसा कि हमने बताया है। विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनमें ये घाटे कम रहते हैं, है ना? घाटा नहीं, डेफिसिट नहीं रहता है, सरप्लस होता है ना? इसी तरह के घाटे विकसित देशों में नहीं होते हैं, ये अविकसित देशों में और विकासशील देशों में ही इस तरह के घाटे होते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। राजकोषीय घाटा अलग से टॉपिक है, राजकोषीय अनुशासन करके एक टॉपिक है, ये 3rd यूनिट में है एमपी के संदर्भ में, और राजकोषीय नीति 2nd यूनिट में दी गई है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत भी राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। एमपी के संदर्भ में आपके सिलेबस में राजकोषीय अनुशासन करके दिया हुआ है, वहां पर भी राजकोषीय घाटा पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा पूछा गया है पिछली बार के पेपर में। इस बार राजकोषीय घाटा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटा, इसके आने की संभावना काफी है अभी जो एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम के बाद फिर आगे का अनुमान लगाया जाएगा, आप लोगों को आगे का देना है तो उसके हिसाब से बताया जाएगा कि भाई आगे क्या आएगा, है ना? क्योंकि अभी जो सामने एग्जाम है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे घाटे आपको अलग से डिटेल में पढ़ना है। जैसे राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट घाटा है ना। और जो बजट घाटा होता है उसमें जब सरकार की समस्त देनदारियां सम्मिलित कर दी जाती हैं तो उसको कह देते हैं राजकोषीय घाटा, है ना। तो बजट घाटा, बजट घाटा मतलब क्या होता है? जो आगामी वित्त वर्ष है उस वित्त वर्ष में सरकार की आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आंकलित किया जा रहा है, तो उसको कह देते हैं बजट घाटा। आगामी वित्त वर्ष में जो बजट बनाया गया है उसमें आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा बताया जा रहा है, यानी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो उसको कह देते हैं बजट घाटा। अब इस बजट घाटे में सरकार को जो भी चुकाना है, जो भी पैसे देना है, देनदारी, चाहे वो आंतरिक ऋण के रूप में हो या चाहे बाह्य ऋण के रूप में, या देश के अंदर चुकाना हो या देश के बाहर देना हो उधार, तो उन सभी को, जो भी उधारी है सरकार, वो जब बजट घाटे में जोड़ दी जाती है तो उसको कह देते हैं राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, मतलब राजकोषीय घाटा देन नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट देन है आपको कि राजकोषीय घाटा उन्होंने दिया है मतलब उन्होंने बताया है कि राजकोषीय घाटा इस तरह से होता है। पहले राजकोषीय घाटा मतलब आकलित ही नहीं होता था, मतलब 1991 के पहले राजकोषीय घाटा का आकलन ही नहीं करते थे, पता ही नहीं था कि राजकोषीय घाटा भी ऐसा हो सकता है। पहले तो बजट घाटा ही होता था मेन घाटा। अब उन्होंने इसका आकलन किया, इसके बारे में बताया। उसके पहले एक समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, उसने इसकी रिकमेंड किया था कि राजकोषीय घाटे का आकलन होना चाहिए। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको बजट में सम्मिलित किया 1991 की बात। तो ये सबसे बड़ा घाटा हो जाता है राजकोषीय घाटा, है ना। तो राजकोषीय घाटा क्या है, किसने दिया, कौन सी कमेटी है, कब से इसको आकलित किया जा रहा है और कितना है,
ये सारी चीजें आपको राजकोषीय घाटा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना। ये प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में यही आया था कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत डिटेल में आगे हम लोगों को पढ़ना है, और इनको अगर आपने समझ लिया तो आपको मेंस के साथ साथ प्री में भी बहुत चीजें काम आएंगी, क्योंकि प्री में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डेटा कॉन्सेप्ट दोनों चीज पूछ रहे हैं प्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाता है। इसके बाद भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसके लिए कुछ पहल सरकारों द्वारा की गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पहल कर रही है, और इन पहलों के आधार पर ही जो है भारत हमारा विकसित राष्ट्र हो जाएगा 2047 तक। तो वो तीनों क्षेत्रों की पहल यहाँ पर बताना है, कृषि, उद्योग और सेवा। ये तीनों क्षेत्रों के विकास से ही जो है हम विकसित हो पाएंगे ना, ठीक है। 3 क्षेत्र मेन है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या पहल की गई है, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उद्योग क्षेत्र में क्या प्रयास हो रहे हैं, और सेवा क्षेत्र में क्या प्रयास हो रहे हैं, तो इन तीनों के बारे में बताना है। अब ये कल ही हो पाएगा।